लेक्चर नंबर 2 की। क्या क्या बातें पढ़ ली हैं? अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। उस टाइम पर इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, मोल्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वॉल्यूम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, या प्रेशर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो हमें सीम्स लाइक लगता है कांस्टेंट हो गया है। असलियत में कांस्टेंट रहता नहीं है, बदल रहा होता है, बट सेम रेट से बढ़ और घट रहा होता है, तो आप उसको लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है सर। अगली कहानी हम लोगों ने पढ़ी कि किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को देखकर कैसे पता लगाएं कि अभी इक्विलिब्रियम में पहुंचा है कि नहीं। इसके लिए एक टर्म यूज कर रहे थे, रिएक्शन कोशिएंट। क्लियर है? रिएक्शन कोशिएंट को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस कैपिटल क्यू को लिखने का तरीका क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो आ जाइए सर, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन ये है, एक बात याद रखनी है, हम लोग रिएक्शन कोशिएंट ये कभी भी लिख सकते हैं। बोलो बेटा, ये कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कभी भी लिख सकते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। कब सर? जब एट इक्विलिब्रियम, यानी सिचुएशन क्या हो इक्विलिब्रियम की, तो यही रिएक्शन कोशिएंट किसके बराबर हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अभी हम कोई टर्म यहां यूज नहीं कर रहे हैं सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं तो ये जो Q का लिखने का तरीका है, एक एक करके देखिएगा। पहला मैं लिख रहा हूं QC, यानी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या लिखना है बेटा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी क्या बन जाएंगे? पावर। फिर से सुनिएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसकी पावर उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन उसकी पावर उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बार बार यहां पर हम यूज करेंगे डब्बे को। यही डब्बा क्या कहलाता है? एक्टिव मास। क्योंकि अभी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बोलो भैया। और मोल निकालने का तरीका सबको पता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं वो किसके टर्म में है? कंसंट्रेशन के टर्म में है सर। ठीक बात। आइए सर, क्या C और D, C और D हमारे प्रोडक्ट है, तो लिखेंगे C का कंसंट्रेशन पावर C, D का कंसंट्रेशन पावर D डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन पावर A, B का कंसंट्रेशन पावर B। इस तरीके से हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है मामला? बनाइए सर, एक एक करके बात समझिएगा। आज की क्लास से आप सवाल करने लगेंगे, दोपहर तक आप आधे इक्विलिब्रियम पर आके खड़े हो जाएंगे। कल तक में इक्विलिब्रियम को नमस्ते कर दिया जाएगा दोपहर तक। परसों इक्विलिब्रियम के खूब सवाल लगा लिए जाएंगे, खेल खत्म कर दूंगा। हाँ, देखते जाओ भी। जादू 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 में एक बात सुन लो, जादू में अपने पास ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ा दे और सवाल एक भी ना लगवाएं। आपको सवाल लगवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं 10 दिन में पढ़ाऊं या 2 दिन में, इन दी एंड आपको क्या देखना होता है?
जेई मेंस का सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सामने लगवाता हूं कि नहीं लगवाता हूं, बात खत्म है यार। अब वो अपना खेल है, हम कैसे क्या कर रहे हैं वो थोड़ी बता देंगे। वो तो पूरा काका देव समझ रहा है कि क्या बता, ये जान जाए तो फिर खेल ही खत्म हो जाए हमारा। आधा मास्टर तो ऑनलाइन देखता है इतने समय, क्लास छोड़ के बेचारा अपने की, देखें कर क्या रहा है वो, ये कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है कि कंसंट्रेशन के टर्म में ये तय है, ऊपर हम क्या लिख रहे हैं प्रोडक्ट, नीचे क्या लिख रहे हैं रिएक्टेंट, उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उनकी पावर बना रहे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। यानी हम रिएक्शन कोशिएंट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं। ओके सर, अगली कहानी, अभी मैंने यहां इनकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है। क्यूपी यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर नहीं बोलना है, पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या करेंगे, अब सबके पार्शियल प्रेशर रखेंगे सर, तो क्या लिखा जाए, स्मॉल पीसी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर यहां भी क्या होगी सी, पीडी की पावर डी, ए का पार्शियल प्रेशर की पावर ए, बी के पार्शियल प्रेशर की पावर बी। क्या बात समझ में आ रही है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में रखेंगे। अपने पास एक झंझट आएगा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें। इधर देखो, मान लो मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर, उस टाइम पर जितना प्रेशर टोटल है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। तो सर किसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, ए का, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो क्या मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, उठा के वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूपी, यानी कि पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी हम अपने रिएक्शन कोशिएंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि किन किन टर्म में आप करते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कभी कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं कभी प्रेशर लिख दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप दोनों में लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रेशर के टर्म में भी एक्टिव मास ही है, बस लिखने का तरीके का ब्रैकेट बदल गया है बस, केवल। क्लियर है मामला। अच्छा, एक बात तय है, अगर मैं तुमसे कहूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में लिखो, तो तुम कहोगे इक्विलिब्रियम आ गया होगा, तो बस Q की जगह क्या लिख दिया जाएगा, K लिख दिया जाएगा। क्लियर है बात। अब वहां कंसंट्रेशन होगा तो Kc लिख देंगे, प्रेशर के टर्म में Kp लिख देंगे। चले हटाया जाए। अगला टर्म है सर, आप प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल प्रेशर या केवल कंसंट्रेशन, मिक्स फॉर्म में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम एक इक्वेशन आपके सामने रखते हैं। हटाए, चलिए सर, मान लीजिए मैंने आपके सामने रखा 2A गैसियस प्लस 3B एक्वस gives 2C gaseous plus 3D aqueous।
एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म, गैसियस मतलब गैसियस फॉर्म। डबल एरो बनाते हैं क्योंकि बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, यानी कि कैसी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है। तो अब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन बोथ। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू पी सी से, यानी कि प्रेशर के टर्म में भी मौजूद है यहां पर और कंसंट्रेशन के टर्म भी मौजूद है। बोलो सर। आइए, लिखने का तरीका वही पुराना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो चीज एक्वस फॉर्म में उसके कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो चीज गैसियस की फॉर्म में उसे पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सर, सी जो है क्या वो गैसियस फॉर्म में है, तो लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2। यहां कंसंट्रेशन का टर्म है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय, सर यहां आते हैं रिएक्टेंट में ए जो है वो गैसियस फॉर्म में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2। रिएक्टेंट बी जो है वो एक्वस फॉर्म में है, तो कंसंट्रेशन की फॉर्म लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3। क्या यहां पर दोनों टर्म एक साथ आ गए हैं, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे बता रहे हैं एक एक बात, आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको। तीन तरीके आपने पढ़ लिए हैं। पहला, कंसंट्रेशन के टर्म में रिएक्शन कोशिएंट को लिखना। दूसरा, प्रेशर के टर्म में यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तीसरा, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को मिक्स करके। रिएक्शन कोशिएंट क्या है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है सर, और यहां पर ये वैल्यू हमेशा ये बताएगी कि अभी इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब सर, क्या आप ये जो क्यू निकाल रहे हैं आपने कैलकुलेट किया और ये रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके ये बात समझ में आई कि हमारा जो क्यू है, देखिएगा सर, अभी के इक्विलिब्रियम जो भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे कम है, तो क्या इसका मतलब हमारी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रही है? जाना चाह रही है तो रिएक्शन को कहां चलना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी मैं बोलूंगा ये रिएक्शन किस तरफ दौड़ती हुई ज्यादा दिख रही होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। कल ये पढ़ाया है, अगर Q का वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पार कर गए। पार कर गए तो वापस आना पड़ेगा, गाड़ी पीछे घुमानी पड़ेगी सर, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का चलना शुरू हो गया होगा ज्यादा। वैसे तो दोनों तरफ चल रही है, बट ज्यादा किधर चल रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर सर Q जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया तो क्या मैं ये बोलूंगा हमारी रिएक्शन कहां पर आके गाड़ी खड़ी हो गई है? स्टेशन पर, यानी एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है मामला? तो आप हर समय कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन की पोजीशन क्या है तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं? क्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। एक सवाल यहीं से कर देंगे तुरंत में। तो पहला मैंने आपको क्यू का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया है। चले भैया, आइए अब ये बताइएगा, अगला हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन
ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के इक्विलिब्रियम है उसको क्या लिखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है गुरु? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है साहब, पहला टर्म हम इसे लिख सकते हैं केसी की फॉर्म में। क्या फॉर्म में? केसी। समझदार हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। दूसरा सर हम इसे लिख सकते हैं केपी की टर्म में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये तो तय बात है कि केसी और केपी अगर लिख रहे हैं तो जो क्यू निकाला गया होगा वो इनके बराबर आ चुका होगा। बोलो भैया, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बने होंगे यहां पे। तो ये याद रखना है, अभी मैं क्यू नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो लिख लीजिए, केसी भी लिखते हैं और केपी भी लिखते हैं। यहां पर लिख लेना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ क्या निकालो? क्यू निकालो। बोलो बेटा, अब तुम चीता आदमी हो, तुमको सबका क्या दिया है? कंसंट्रेशन। तो क्यू किस टर्म में निकालोगे? कंसंट्रेशन के। क्लियर है मामला? अब सर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो क्यूसी बराबर, अभी तो हमें नहीं पता ये कहां है, तो हमने निकाला रिएक्शन कोशिएंट का वैल्यू, जो हम कभी भी निकाल सकते हैं। रिएक्शन कोशिएंट हमने निकालना शुरू किया, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लो। वो ठीक है, अभी सरल सवाल है ना, इसलिए तेजी है, लिखते रहेंगे, परेशान ना हो। सी और डी की पावर 1 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है स्टाइकियोमेट्रिक। नीचे आए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक छोटी सी बात, ये वैल्यूज हमको गिवन है सर, तो उसने जो दिया है उसको उसी हिसाब से लिखना है। ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है और डी के लिए 4 है। ये झांकी आपको पेपर में बना लेनी है, वरना आपका सवाल इसी से गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब आप उठा के रखोगे तो समझ में आना चाहिए, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। तो ऊपर लिखोगे 3 into 4, नीचे लिखोगे 1 into 2, तो 2 से 2 बार गया, यानी यहां से आपका क्यूसी जो है वो कितना आया है? 6। बोलो भैया, अब क्यूसी अगर 6 आया है तो केसी कितना दिया है? 10। इसका मतलब क्या चीज आ रही है? क्यूसी लेस देन केसी, है या नहीं है सर? अगर Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी? फॉरवर्ड। तो मैं बोलूंगा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बना लीजिए सर, चल्लू सवाल है, मतलब बिल्कुल हलवा टाइप। अच्छा, हमने क्या आपके लिए कर दिया? हमने आपके लिए यह कर दिया कि हमने सब कुछ आपको वही उठा के दिया जो आपको डायरेक्ट चाहिए, यानी सब कुछ क्या दिया है? कंसंट्रेशन। अब क्या क्या हो सकता है सुनना। अब वो आपको क्या करेगा? मोल पकड़ाएगा, वॉल्यूम दे देगा। तो अपने को पता है कि क्या रखना होता है? कंसंट्रेशन। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में रख के डिवाइड करना पड़ेगा, ये तय बात है। क्लियर है मामला? जब भी सॉल्व करना तो ये ध्यान रखना कि पहले अलग अलग कंसंट्रेशन निकालने का प्रयास मत करना, एक ही बार में एक्सप्रेशन में रखना, तो काफी कुछ चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर है मामला? तो एक सवाल और देंगे तो आप कर देंगे सर। चलिए, आ रहा है ना तुमको? अच्छा, तभी मुंह बना रहे हो। हाँ, हटा दे। अभी चिंता ना करो, बहुत लोग बम बना रहे थे, उसमें ये हो जाए, अभी सब होएगा, क्या परेशान हो? जान निकाल देंगे दोस्त तुम्हारी हम।
देखते तो जाओ। बकरा काटने से पहले सजाया जाता है ना, बस वही सजा रहे हैं। नीला मार्कर, लाल मार्कर, ये सब भी देख लेना है। रिएक्शन है 2A प्लस B गिव्स 3C। KC का वैल्यू 15, 0.1 मोल of A and 0.2 mole of B and 0.3 mole of C are present in a 100 ml vessel. 100 ml vessel. Then find out direction of reaction. Then find out direction of reaction. जल्दी से अब इस बार क्या है, थोड़ी मेहनत बढ़ा दी है। अब आपको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है, तो तय है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन अब आपको मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कर करके लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखिएगा, लास्ट में काटिएगा पीटिएगा। क्या आ रहा है? फॉरवर्ड आ रहा है। वही काम, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशिएंट क्यू, तो क्या मैं क्यूसी निकालूंगा? क्योंकि मुझे मोल्स और वॉल्यूम दिख रहा है यहां पर। सर क्यूसी के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, यही होगा। सर आइए इधर, ए का कंसंट्रेशन, पूरा सवाल कर दे रहे हैं। क्या हम सबको पता है कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही है मामला। तो आ जाइए सर, ए का कंसंट्रेशन यानी ए के मोल हमारे पास है 0.1, इधर देखिए, और थोड़ा बुद्धिमानी दिखाइएगा। ये बताइए वॉल्यूम सबके लिए क्या है? सेम। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 0.1 लीटर होगा। तो आप चाहो तो यहीं पे काटापीटी ना मचाना, अभी छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1। कंसंट्रेशन ऑफ सी की बात करेंगे तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहां में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो हम डायरेक्ट 1 2 3 लिख सकते हैं। तो काट लिए हैं, अगर वरना डिवाइड करना होता तो डिवाइड करने का काम नहीं करते। उठा के सारी वैल्यूज रखिए। क्यूसी बराबर, सर सी की जगह पर 3, लेकिन उसकी पावर भी 3, बी की जगह पर 2 पावर 1, ए की जगह पर 1, लेकिन उसकी जो पावर है वो कितनी है? 2, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से अगर निकालेंगे तो 27/2 यानी 13.5 आ रहा है। बोलो भैया कितना आया? 13.5। साफ पता चल रहा है जो क्यूसी है वो लेस देन केसी है, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन कहां होगी? फॉरवर्ड। अच्छा, ये किस्मत से दोनों बार फॉरवर्ड निकल आया है, ऐसा नहीं है कि हर बार फॉरवर्ड ही होती है, ठीक है ना।
हटाया जाए? हो गया है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार आपको दिया है A प्लस बी, एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स 2C प्लस डी, और गिवन है Kp बराबर 1। आगे लिखा है 1 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ B and 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ C and 2 मोल ऑफ D are present then total pressure of mixture is 12 atm. Then find out direction of reaction. Then find out direction of reaction. शुरू हो जाइए सर। अब इस बार हमने केपी का टर्म लिया है, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर होता है। सबसे पहले बेटा क्या आ रहा है? बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब अपना अपना आंसर निकाल लो। सबसे पहले बेटा क्या हम क्यूपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे अब, क्योंकि अपने को पार्शियल प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, प्रेशर केपी लिखा है। तो क्यूपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यही होगा। अब सर पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज क्या होंगी? क्या हम सबको पता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का अगर निकालना है तो हमें उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर करना होता है। बोलो बेटा, क्या ये काम अपने को करना होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब सर सुनिएगा, अब मैं आपके सामने एक सवाल पूरा कर दे रहा हूं। पहले मुझे बताइए यहां पर टोटल मोल कितने हैं? सबको उठा के जोड़ देंगे दोस्त। ए का 1, बी का 2, सी का 1 और डी का 2, तो कितना आया? 6 आया। क्लियर है मामला? क्या यहां पर टोटल प्रेशर 12 एटीएम दिया हुआ है? बोलिए सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताओ, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या ये बात समझ में आती है आपको? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब ये काम आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। ए के मोल बेटा दिए हैं 1, टोटल मोल है 6, टोटल प्रेशर है 12, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आया? 2 एटीएम।
क्लियर है मामला। अब हम इसी तरीके अगर डायरेक्ट लिखें तो देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी कितना है 2, टोटल मोल 6, टोटल प्रेशर 12। क्या ये समझ में आता है आपको? तो अब ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आया 4 atm। अगला है सर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के लिए मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर यानी कि 2 आया। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या होगा सर, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। क्या यहां से 2 बार जाएगा यानी 4। क्लियर है मामला? सुनते तो जाओ। अब जब ये निकाल तो लिए, क्योंकि सीख रहे हैं तो निकाल रहे हैं सर। एक बात तय है, जो इनके मोल हैं यही प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। तो एक बात तय है कि अगर मोल सेम होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर सेम होगा। तो जब आपने 1 मोल के लिए 2 निकाल लिया है तो याद रखिए कि सी का मोल भी 1 है, तो कितना आएगा 2। पी के लिए आपने निकाल लिया है 4, तो इसका मतलब है डी के मोल भी बराबर है, तो कितना प्रेशर आएगा 4। क्लियर है मामला? तो याद रखना है मोल बराबर तो पार्शियल प्रेशर भी बराबर होता है। अगर मोल बराबर है तो पार्शियल प्रेशर बराबर होगा। अभी तो सवाल कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, तो जो जो आप निकालते जाएंगे उससे बात को ध्यान रखेंगे तो सवाल जल्दी होने लगेगा। उठा के सारी वैल्यू स्प्लिट कर दीजिए। क्यूपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो है वो 2 आया, तो 2 की पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी 4 आया, 4 की पावर 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो 2 है, 2 की पावर 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो 4 है, 4 की पावर 1। ये तो इनसे चला गया, ये 2 इससे एक बार जाएगा। क्यूपी बराबर कितना आएगा 2। अब जो हमारा क्यू आया है वो केपी से काफी ज्यादा है, क्यूपी ग्रेटर देन केपी। तो इसका मतलब गाड़ी पीछे ले जानी पड़ेगी या नहीं ले जानी पड़ेगी? तो मैं बोलूंगा इस सिचुएशन में रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बना लीजिए। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी पहला आर्टिकल खत्म होता है, आप रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। इसमें एक पेंच फंसा है, वो अचानक से, मतलब अभी एक चीज और बता दें तो फिर दोनों में एक साथ क्लियर कर देंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगली कहानी है, अब अगर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट तभी निकालते हैं जब हमसे डायरेक्शन वायरेक्शन पूछा जाएगा, वरना हम डायरेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। क्या सर कल वाले में मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया था और उसके बिहाफ पर आपके सामने कल की क्लास में एक रिजल्ट लिखा गया था, वो रिजल्ट जरा देखकर हमें बताइएगा। क्या हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन ये कंसीडर की थी? बोलिए सर। और यहां पर बोला था कि अगर हमको यहां पर रेट लिखना है तो क्या मैंने लिखा था, रेट ऑफ, बोलो भैया, ये सब लिखा है तुम्हारे पास, उतारना नहीं है, बताना है हमको केवल। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या हम उसे आरएफ से डिनोट कर रहे थे?
और हमने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास की पावर लेकर चल रहे थे, तो क्या रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे? इसका मतलब ए की पावर ए और बी की पावर बी, यही था मामला। सर अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो क्या हम इसकी जगह पर के एफ ले रहे थे? के था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। क्लियर था मामला, बार बार नहीं लिख रहे हैं। ए की पावर ए, बी की पावर बी। इक्वेशन 1, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर क्या आरबी से डिनोट कर रहे थे? जब हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल रहे थे तो उस समय हम इसे एक तरीके से इससे ये बना रहे, तो हम इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखेंगे, यानी क्या लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, सी की पावर सी और डी की पावर डी। प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो क्या हमने यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी मान लिया था, सी की पावर सी, डी की पावर डी। ये इन दोनों रिएक्शन का क्या है? रेट है, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। क्लियर है मामला? अब कभी आपसे, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से समझिएगा, कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए नेट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ लिया जाए सर? नेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है सर, आपको मॉड वैल्यू लेना है आर एफ माइनस आर पी। भैया ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, तो नेट में मामला किधर जा रहा है वो देखने के लिए क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। मैंने क्या ले रखा है? मॉड। जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिवली जाएगी। अरे बोलो भैया, तो ये अलग आर्टिकल है, अगर कभी नेट रेट की बात आए तो आगे आएगा, तो अभी से कर रहे हैं। अपने को तो इक्विलिब्रियम में इंटरेस्ट है, तो क्या हम लोगों ने बोला था एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर आरबी हो जाता है। तो अगर आर एफ बराबर आरबी होता है तो एक्सप्रेशन आया था के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। देखते जाओ, इधर करा चुके हैं कल, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, यही तो था सर। के एफ अपॉन के बी का जो रेशियो था, इसी को हमने मान लिया था क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। माना था या नहीं माना था सर? के एफ क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये बताओ, वो जो क्यूसी हम बार बार लिखते आ रहे थे कभी भी, क्या वो इसी के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है? यानी हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए आपसे बोला है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्यू को किससे रिप्लेस कर देते हैं? के इक्विलिब्रियम से। बात बिल्कुल क्लियर है। आप ऊपर क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस की पावर और नीचे रिएक्टेंट के एक्टिव मास की। क्लियर है बात? यहां तक उतार लीजिए, फिर रिजल्ट लिखते हैं इसका वाला जो कल बताया था, उसको प्रॉपर लिखा देते हैं जल्दी से। अब अगर आपके सामने थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो वो क्या बोल सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, आप जरा देखकर हमें बताइएगा कि सही लिखा रहे हैं कि गलत लिखा रहे हैं। नजर आता है इसमें? इसमें आएगा तो वहां भी आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब मैं इतना बोर्ड ले सकता हूं ना, मैं पूरा बोर्ड ले सकता हूं।
अच्छा, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? केमिकल काइनेटिक्स में यूज है, वहां हम क्या बात करते हैं? नेट रेट की। तो नेट रेट अगर कभी निकालने को आएगा तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, क्योंकि हमको नेट डिस्प्लेसमेंट दिखाना है सर, तो हम ज्यादा से कम को घटाते हैं, इसलिए मॉड वैल्यू ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझ में आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो होता है या नहीं होता है। तो पहला रिजल्ट लिखिएगा, क्योंकि तुम छापते ही रह जाओगे, तुम घंटों लिखते रहोगे एक ही चीज। लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward reaction, rate constant of forward reaction to the rate constant of backward reaction। क्या ये बात बिल्कुल सही है सर? टिक मार दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। मैं आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरे चैप्टर में रट्टा मार लेता है आदमी, एक तरीका है इससे निकालने का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब मुझे केएफ और केबी का रेशियो पता होगा तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं। दूसरा सर, जो हम सब करते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है सर? कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के टर्म से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ multiple of concentration, ratio of multiple of concentration of product, multiple of concentration of product to the multiple of concentration to the multiple of concentration of reactant ठीक बात। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि अगर मेरे सामने कोई रिएक्शन आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2A प्लस B गिव्स C प्लस 4D, इधर देखो, तो क्या मैं Q जैसे लिखता था वैसे ही K को लिखूंगा? अब सर क्या ये बात तय है कि हमारे पास K तीन प्रकार का है, KC, KP और KX? बोलो सर। और ये तय बात है कि अगर Q हम P और C के टर्म में लिख सकते हैं तो K भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं KC के टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो वही काम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा? पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा? पावर। तो मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। पीछे मैंने एग्जांपल करा रखा है, मतलब जनरल व्यू। अब यहां मैं एक सवाल के माध्यम से कर रहा हूं, लेकिन सर अपना मूड है कि हमको केपी के टर्म में लिखना है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? केपी बराबर, अब क्या सबके पार्शियल प्रेशर लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है मामला?
अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग इसी में डालिए, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बल्कि हेडिंग डालो टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक बात। एक तो पहले हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है सर, साथ में ऐड करिए प्लस, और दूसरा काम क्या करेंगे, लिखिए हाउ टू एक्सप्रेस the expression of equilibrium constant. How to express the expression of equilibrium constant. अब सर फिजिकल स्टेट के आधार पर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है होमोजीनियस रिएक्शन, यानी इधर देखो रिवर्सिबल रिएक्शन तुम्हारे पास है, यानी कि वो डबल एरो वाली, यही है मतलब, यानी इक्विलिब्रियम आएगा, ये तय बात है। अब इस रिएक्शन को हमने किस आधार पर अलग अलग किया बेटा, फिजिकल स्टेट के आधार पे। फिजिकल स्टेट के आधार पे दो तरीके होंगे, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो पहला तरीका होमोजीनियस रिएक्शन, और दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। लेकिन हम केवल टाइप पढ़ के नहीं जाएंगे, टाइप नहीं आता है पेपर में, बहुत क्लियर बात है, उस टाइप से एक्सप्रेशन आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। पहला हेडिंग है होमोजीनियस रिएक्शन। लिखिएगा the physical state of reactants and products are same. The physical state of reactants and products are same. एग्जाम्पल लिखिए पहला, Haber's process, N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2 times ammonia gaseous। क्लियर है बात? क्या ये बात तय है कि सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट गैसियस है, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस रिएक्शन का। अब सर इसका जब एक्सप्रेशन लिखेंगे केपी का, तो क्या कहानी वही होगी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। तो क्या प्रोडक्ट में अमोनिया पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। ठीक बात। एक कंफ्यूजन आपके मन में रहता है, क्या अगर सर फिजिकल स्टेट गैसियस है तो क्या केसी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं? केसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बस केपी और केसी बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आगे बात कर लेंगे। तो क्योंकि सब गैसियस दिख रहा है तो हमने किस टर्म में लिखा है, केपी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगला एग्जांपल लिखिएगा। अच्छा यहां पे देखो रिएक्शन का टाइप लिख लो, हेबर्स प्रोसेस
हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है इससे। कोई बता सकता है इसका कैटेलिस्ट वेटेलिस्ट कौन है? आयरन। बोलो सर। यहां पर हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? Fe की। बोलो। और साथ में लेते हैं मॉलिब्डेनम, MO। Fe जो होता है वो क्या होता है? कैटेलिस्ट होता है। MO जो होता है उस कैटेलिस्ट के लिए बॉर्नवीटा है, ग्लूकोज है, बूस्टर है सर। बात समझ में आ रही है? यानी वो आयरन को दूध दूध पिला के बॉर्नवीटा ऑनवीटा मिला के बिल्कुल तैयार कर दे रहा है, चलो भाई रिएक्शन करवाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसका मतलब कैटेलिस्ट के साथ किसकी जरूरत पड़ती है? बूस्टर की। बात समझ में आ रही है? जिसको बूस्टर बोल दो, इनिशिएटर बोल दो। बात समझ में आई? और ये ध्यान रखना है, यहां कई बार पूछ लेता है हिंदी में, जो लोग बोलते हैं कि वर्धक के तरीके काम करता है, वो सब कहानी है। अगला है सर, दूसरा रिएक्शन लिखिए, ईस्ट्रीफिकेशन। ईस्ट्रीफिकेशन, CH3 COOH प्लस C2H5OH gives CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। और सब जगह लिख लीजिए लिक्विड या एक्वस लिख लो, कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। अब सर ये बात तो तय है कि होमोजीनियस है मामला, सब कुछ एक्वस है या लिक्विड मान लो। अब सर यहां जब लिखेंगे तो किसके टर्म में लिखेंगे? केसी के। तो अब जब लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 वाटर डिवाइडेड बाय CH3 COOH C2H5OH, यही तो होगा। सबकी पावर क्या होगी? 1 ही होगी, तो सबको कंसंट्रेशन के टर्म में लिया है। अब ये हो गया बहुत खेल तमाशा। अब आते हैं मेन बात पे। हटाया जाए तो देख ले, फटाक से लिख ले रहे हो, इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। हटाएं सर। होमोजीनियस रिएक्शन आपके सामने है। हेडिंग डालिए सर। इन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुनो, 4 नंबर का सवाल आता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में। हालत खराब हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे अभी। इसीलिए आखिरी में पढ़ा रहे हैं कि अब इसके बाद फिर आदमी कर ना पाए। 5-6 मिनट में जल्दी से बता के निकल जाएंगे हम। तो बंदर जैसे बैठे रहोगे, मतलब जो लड़कियां वो बंदरिया है, एक ही बात है। हाँ, किसी जेंडर को स्पेशल नहीं कह रहा हूं मैं। इन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान बताता था, ये बताता था सर। डाल लीजिए हेडिंग, ऐसे ही डालो जिससे नजर रहेगी।
एक्सप्रेशन जब हम लिख रहे हो तो वहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। क्या यह बात तय है कि हम हर बार एक्टिव मास यानी वो डब्बा या पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं? सर पहला टर्म, सर पहला टर्म फॉर सॉलिड, कल ये बात बताई है, अब उस चीज को एक साथ सब कुछ बता दे रहे हैं। फॉर सॉलिड, चाहे वो रिएक्टेंट हो या वो प्रोडक्ट हो, कोई भेद नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर एक्टिव मास 1। कल बताया है वो डेंसिटी चेंज नहीं होता है, अरे बोलो ना यार, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो एक्टिव मास क्या ले लेते हैं? 1। ये तो ज्ञान है, सीधा फंडा है। मैं कहूंगा अगर सॉलिड है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मत लिखो। क्या है सर? उसे एक्सप्रेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये है मेन बात। यानी उसको काट दो कि है ही नहीं, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो मैथमेटिक्स, अरे 1 लिखोगे फिर 1 हटाओगे, यही करते रहोगे क्या? तो सीधा फंडा है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। और क्लियर कट है क्या कंसेप्ट है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड, अगर उसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो हम उनके एक्टिव मास को क्या ले लेते हैं? 1। अगला सर, प्योर लिक्विड, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, प्योर अगर फॉर्म में है तो उसके कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो कहा गया प्योर लिक्विड अगर लिखा होगा, लिक्विड लिखे होने से काम नहीं बनेगा, प्योर लिक्विड अगर लिखा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, ऑलवेज कंसीडर, वही 2 लाइनें लिखनी है, ऑलवेज कंसीडर एक्टिव मास 1। मतलब प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मत लिखो। तीसरा, आपकी जान लेने के लिए आएगा वाटर, खूब परेशान करता है। बात समझ में आ रही है? याद रखिए, H2O रिएक्टेंट साइड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मत लिखो। वाटर प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में जरूर लिखो। इधर देखो चाचा, इधर देखो, छापे पड़े हो दनादन। इधर देखना सर, सॉलिड है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता होगा, डेंसिटी सेम रहती है। लिक्विड में भी चेंज नहीं होता होगा, प्योर लिक्विड। वाटर में ऐसा क्या खास है साहब, जब हमने लिया तो फ्री है, बाल्टी बाल्टी है, थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो बना है यानी प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो तुरंत पैदा हुआ है वहां, इसका मतलब आपको उसको एक्सप्रेशन में लेना पड़ेगा। यही एक गलती होती है, इसको ध्यान रखोगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है मामला? छाप लो, छापो फटाक, सवाल करना भैया, जल्दी जल्दी।
वाटर प्रोडक्ट साइड है तो एक्सप्रेशन में लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है मामला? क्लियर तो है ही तुमको सब। अब पता चलेगा क्लियर है कि क्लीन है। आइए, होमोजीनियस रिएक्शंस को पढ़ रहे थे तो एक बात तय है, ऐसे ही हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे। अभी होमोजीनियस वाली बात करते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्शन को पलटा दिया। पलटा दिया मतलब घुमा दिया। एस्टरिफिकेशन तुमने पढ़ा था? अरे बोलो ना। तो मैंने क्या लिखा? ईस्टर है, बोलो, वाटर है। तो ये रिएक्शन अब कहलाएगी हाइड्रोलिसिस। पानी की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं बाबूजी को। तोड़े तो क्या मिला? एसिड मिला, और साथ में क्या मिला? अल्कोहल मिला। और मान लो यहां उसने लिख दिया है लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। वो लिख के देगा प्योर लिक्विड, परेशान नहीं होना है। लिक्विड या एक्वस लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ इधर। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको बोल रखा है? इधर सुनो, अगर मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या मैंने आपको बोल रखा है कि अगर वाटर रिएक्टेंट साइड है तो उसे एक्सप्रेशन में मत लिखो, तो आदत में डाल लो कि कट्टम खेल लो यहां पे, यानी पहले ही काट दो। तो अब जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल लिखो, CH3COOH का कंसंट्रेशन, C2H5OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO C2H5 का कंसंट्रेशन। ये है करेक्ट एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? ये रिएक्शन अभी भी किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस का। तो मैं ये नहीं लिखाऊंगा कि वाटर मैंने लिखा और फिर मैंने काट दिया। मैंने यहीं काट दिया है। अब एक बात सुनो, एक और फायदा मिलेगा। जब मैंने तुमसे कहा कि इसके मोल इतने लिए हैं तो बताओ ये कितना बनेगा, तो तुम कहोगे जब साला इसको लिया ही नहीं जा रहा है तो इस पे कोई फर्क, यानी मैं मान लूंगा कि वो एक्सेस में है। बोलो सर। तो मेरा सवाल जब चलेगा तो सवाल में मैं क्या कंपेयर करूंगा? एक मोल इसका लिया तो एक मोल ये बना, एक मोल ये बना। मैं इसके बारे में कोई बातचीत करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब रिएक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो उसे देखने का कोई मतलब नहीं। क्लियर है बात? अगला एक एक्सप्रेशन दे रहे, उसके लिए लिखकर बताइए। अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया एक्वस प्लस वाटर एक्वस गिव्स अमोनियम आयन एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। सुनिए सर, एक चालाकी हमने छोटी सी क्या कर दी है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो वो अगर आयन के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? आयनिक। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो कौन सा होता है? केमिकल। जो यहां यूज होगा वो वहां भी यूज होगा। बोलो सर। आओ बताओ, कैसी लिखना है? इसको नहीं लोगे हैं? समझ पा रहे हो ना? हाँ, क्योंकि कहां लिखा है? रिएक्टेंट साइड में। इसको काट दीजिए, बाकी के कंसंट्रेशन लिख दीजिए। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर बनेगा, चाहे आयन हो चाहे कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय अमोनिया का कंसंट्रेशन। इतनी बात अगर आपको आती है तो आप राजा बेटा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक छोटी सी बात है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, मान लो अगर मैंने तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी कि CO
प्लस वाटर गिव्स CO2 प्लस H2 गैसियस। लिख डालिए सर। CO प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस H2। ठीक बात। अब सर अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे यहां पर Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, किसका लिखेंगे? Kc का। तो याद रखिएगा Kc का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप यहां पर इनके क्या लिखेंगे? अब कंसंट्रेशन। तो जब अरे Kc बोला है तो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन। इसमें अच्छा गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता क्या? होता है। तो सवाल से सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। Kp बोलेगा तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो CO2 हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, और सर वाटर अगर गैसियस फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन को टेकन यानी लेना पड़ेगा, यानी केवल और केवल उसकी लिक्विड स्टेट में हम उसके कंसंट्रेशन के चेंज को जीरो मानते हैं। अरे इधर सुनो, गैस में अगर लाए हो तो तुमको वाटर लिक्विड से वेपर में गर्मा के ले जाना पड़ेगा या नहीं ले जाना पड़ेगा? क्या तुम जितना वाटर लेके आओ सारा रिएक्ट कर जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। यानी गैस के टर्म में आपको उसको कंसीडर करना है। क्लियर है बात? तो ये लास्ट में एक आखिरी पॉइंट लिख लीजिए। 2 बजे की क्लास में इसी के आगे मामला शुरू करेंगे। तो आज आपकी क्लास 2 बजे भी है। 2:15 लगा जाना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। नहीं आओगे क्या? है नहीं, अपना देखे रहे ना। हाँ हम तो आएंगे ही, बाकी तुम समझे रहना तुमको क्या करना।